सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए केमिस्ट्री पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लाए हैं। एज यू नो कि केमिस्ट्री में से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आपके आराम से 5 क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ जो भी आपको मिल रही हैं, तो ये आपके क्लियर कट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, एटम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम होता क्या है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो एटम किससे बना हुआ है, एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास आ गया कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। एटम बना है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यहाँ पे आप रेड सर्कल्स देख सकते हैं, कोई भी चार्ज इस पे नहीं होता। बट यहाँ पे देखो आप, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों से मिलकर बना हुआ है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है ऑर्बिट में। और इसको डिस्कवर किसने करा था, इसको डिस्कवर करा था जे थॉम्सन ने। ठीक है, और कब करा था, 1897 में डिस्कवर करा था। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्रोटॉन। अब यह भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने करा था, तो आप नोट भी कर सकते हैं, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था। किसने करा था, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। बिकॉज ये आपको भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको भी कुछ चीज़ें पूछूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था, और कब करा था, 1917 में करा था। आप डेट को भी नोट कर सकते हैं। ये हमारी दो चीज़ें आ गई, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था, जे थॉम्सन ने करा था। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने करा था, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था। और आपको क्या करना है, आपके लिए होम टास्क क्या है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था और कब करा था। ठीक है, आई होप ये आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो तीनों चीज़ें हमारे पास, जो एटम की कंपोजिशन आ गई, किसने डिस्कवर करा था, ये चीज़ें आ गई, बिकॉज ये पेपर में आपको पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ शेल इन एन एटम ऑलवेज डैश विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि किसी भी शेल की एनर्जी, शेल मतलब हमारे न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, शेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब n=1, n=2, n=3, मतलब यहाँ पे एक शेल, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 और शेल नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस आप देख सकते हो, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव बनाया गया है। पॉजिटिव क्यों बनाया गया है, देखो न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई भी चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में क्या होगी, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये शेल न्यूक्लियस क्या करेगा, शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, अब हमें पूछा गया है, अब अगर किसी एटम में जितनी नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगी, अगर किसी एटम में नंबर ऑफ शेल 1 है और किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स 4 हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि शेल की एनर्जी कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे कितनी शेल्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 शेल्स हैं। अब फर्स्ट जो शेल होगी ना, n=1, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों होगी, बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा रहेगी, बिकॉज वो न्यूक्लियस के पास है। ऐसे ही शेल्स दूर दूर जाती जाएंगी, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, तो वहाँ पे शेल्स की एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फोर्स थी, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से शेल की एनर्जी भी कम हो जाएगी। शेल्स की एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि शेल की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस
निकलते हैं। ऐसे ही हम न्यूक्लियस से ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स बनाएंगे या नंबर ऑफ शेल्स जिस एटम में होंगी तो वहाँ पे शेल्स की एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी नंबर ऑफ शेल्स कम होंगी तो वहाँ पे शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट वर्क करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ACC 131 के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी भी कर सकते हैं, बिकॉज 45 दिन का टाइम आपके लिए पेंडिंग है अभी। तो बहुत ही कम यहाँ पे सीट्स आपके लिए पेंडिंग है। अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अभी कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। देखो, अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, जिसमें आपके सारे PDF नोट्स होंगे जो कि आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही रात को आपकी 9 से लेकर 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जहाँ पे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स क्लियर भी वहाँ पे करेंगे। मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से आप 1.5 महीने में आपकी जो क्लासेस होंगी वो तो वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा, और कहीं से कुछ भी आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसी में से आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप टाइम की वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो, या नेटवर्क की वजह से या किसी और रीज़न से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको प्ले स्टोर से आपको ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आप फ्री होते हैं, संडे मंडे जब भी आपको टाइम मिलता है, आप वहाँ पे उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको सॉल्व करवा के दिए जाएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ACC 131 की न्यू डेट जो कि प्रीपोन हो चुकी है, तो आपका एग्ज़ाम कब है? वो 5 जुलाई 2024। तो काउंट कर लो, तो 45 दिन का आपके पास टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो अगर आप ACC बुकलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, अपने एड्रेस पे करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। विदिन 2 और 3 डेज़ में आपको ACC डिफेंस एकेडमी की जो कि न्यू बुकलेट्स रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? एक सेम एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है आपको? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं उसे हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उस आइसोटोप्स कहेंगे। अब एग्जांपल्स हैं कुछ यहाँ पे। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब H11 क्या लिखा हुआ है? H के बेस में जो 1 है ना, ये एक्सप्रेस कर रहा है किसको? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है। देखो, बेस में 1 1 1 है, नीचे वाला 1। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये क्यों है? बिकॉज ये है मास नंबर, और मास नंबर होता क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। प्रोटियम के केस में, जो कि फर्स्ट केस था, जिसमें हमारे पास 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। P देखो यहाँ पे सेंटर में P है, बिकॉज ये न्यूक्लियस में होता है, तो एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऊपर भी 1 ही आएगा। बिकॉज हमें क्या करना है? एटॉमिक मास हम कैसे लिखते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम लिखते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, पर न्यूट्रॉन्स तो इसमें है नहीं, तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो यहाँ पे मास नंबर ही भी 1 ही आएगा और एटॉमिक नंबर भी 1 ही आएगा। बट इस केस में हमारे पास देखो क्या है, इस केस में हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे तो 2 बनता है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है? 2 है, बट एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो तीनों के केस में एक एक ही है। और थर्ड वाला केस ट्राइटियम का जो केस है, ट्राइटियम के केस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, प्रोटॉन्स 1 है, तो 2 + 1 करोगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे ऊपर देखो 3 है और नीचे 1 है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सब में सेम है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और मोस्ट कॉमन आइसोटोप हैं जो कि
हाइड्रोजन के। इसके साथ ही यूरेनियम, यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, दैट इज U92 235 एंड U92 238। 92 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसमें 235 होता है एक में और एक में 238 होता है। तो ये भी हमारे पास आइसोटोप्स की एग्जांपल हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से। ओके सो अब आइसोटोप्स तो आ गया, अब आपको आइसोबार्स का भी पूछा जा सकता है। अब आइसोबार्स इससे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब जिसमें एटॉमिक हमारे पास सेम मास नंबर तो सेम होगा, वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पे मास नंबर सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब अगर एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट किसमें होता है, हर एक एलिमेंट का तो अलग ही एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट भी अलग होंगे। आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, इनका सबका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही है, बिकॉज हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है। तो इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, पोटाशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20, बट मास नंबर इसका 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास मास नंबर तीनों का सेम होगा। तो ये हमारे पास आइसोबार की एग्जांपल आ गई। बट कॉमनली आपको पूछा क्या जाता है कि वो एटम्स जिनमें मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये आपको दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ये साथ में इनकी एग्जाम्पल्स आ गई दोनों की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, जो का क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है। रट लो इसको, बिकॉज केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो उनके फादर का आपको पता होना चाहिए कि कौन है, किन्होंने इसको डिस्कवर करा है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है। इन्होंने केमिस्ट्री फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत सिग्निफिकेंट काम करा है, ठीक है। इन्होंने न्यूमरस डिस्कवरीज करी थी, बहुत सारी डिस्कवरीज इन्होंने करी थी। सल्फर को डिस्कवर भी एंटोनी लेवाइजर ने करा था, जो कि एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके साथ ही डायमंड, जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, मतलब डायमंड भी हमारे पास एक फॉर्म है कार्बन की, ये भी किसने डिस्कवर करा था, एंटोनी लेवाइजर ने ही करा था। इसके साथ भी बहुत सारी डिस्कवरीज जो कि एंटोनी लेवाइजर ने करी थी, तो इसके लिए भी इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, बिकॉज फर्टिलाइजर आपका अलग से टॉपिक है फॉर ACC 131 के लिए, ठीक है। तो आपको फर्टिलाइजर्स के फादर भी पता होने चाहिए। तो जस्टिस वॉन लेविक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। अब क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने फर्टिलाइज़र की फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंट काम करा है। इन्होंने ही डिस्कवर करा था कि क्यों नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, फॉर बिकॉज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं साइल की फर्टिलिटी के लिए, और एक हेल्दी क्रॉप हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने न्यूमरस डिस्कवरीज करी थी फर्टिलाइजर्स की फील्ड में, और बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्होंने फर्टिलाइजर्स के लिए करी थी। तो इनको जस्टिस वॉन लेविक को फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है, दैट इज़ यूरिया। यूरिया जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, 46% तक इसकी क्या रहती है, नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन इसमें रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूरिया को डिस्कवर किसने करा था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। सो दैट यहाँ पे आप भी कुछ करो, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके भी आंसर कर सकते हैं, सो दैट कि आपको चीज़ें याद रहें, बिकॉज ये आपका फर्टिलाइजर अलग से टॉपिक है। तो यहाँ से श्योरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कब यूरिया को डिस्कवर करा था और किसने करा था, कमेंट बॉक्स में, ये आपका वर्क है, आपको करना है ये, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे आप अपना 101% लगा रहे हैं, आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगा के चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ह्यूमन आई पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ ए आई विच ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, वो सरफेस यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है। ह्यूमन आई का वो पार्ट यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेटिना, ठीक है। अब इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, देखो मैं आपको फर्स्टली 1 बाय 1 इनमें से बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे पास कॉर्निया, ठीक है। जिन्होंने लाइव क्लासेस में जिन्होंने ये पढ़ा तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे चीज़ों को भी बताया। देखो कॉर्निया क्या है, सबसे पहले कॉर्निया हमारे पास ओपनिंग पार्ट होता है आई का, यहाँ से लाइट आना स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या है, आइरिस क्या करता है, ये भी क्या करता है, लाइट रे को एडजस्ट करता है,
ये आ गया सेकंड। उसके बाद ये लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस जो लिखा हुआ है, ये लेंस क्या करता है, ये लाइट रेज को बेंड करता है। जैसे ही लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो लाइट रेज को बेंड करने का काम कौन करता है, ये लेंस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट क्या करता है, आफ्टर बेंडिंग ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। एक जगह पे कन्वर्ज नहीं करता, जिस पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं उससे फोकल पॉइंट कहा जाता है। क्लियर। तो कॉर्निया, आइरिस, लेंस एंड फोकल पॉइंट, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टिक नर्व की। अब ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये क्या करता है, मैसेज भेजता है रेटिना से ब्रेन में, ठीक है। रेटिना से ब्रेन में मैसेज भेजता है, तो उसके बाद ही हमें कोई भी चीज़ दिखती है, फिर ही इमेज फॉर्म होने के बाद वो चीज़ हमें अपीयर होती है। तो ये ऑप्टिक नर्व का काम है, एक सिग्नल भेजता है ये रेटिना से ब्रेन की तरफ। उसके बाद जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इमेज कहाँ पे बनती है, तो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। द लाइन सेंसिटिव सरफेस होता है आई का, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, दैट पार्ट इज नोन एज रेटिना। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आप डिटेल चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। और यहाँ से आप अगर ग्रांटेड 500 रैंकिंग चाहते हैं ना, तो अभी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको क्लासेस मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं इंटरफेस, इस तरह से आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली ओपन करना है और आप यहाँ से क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और टॉप 500 रैंकिंग में आने के लिए यहाँ पे आपको फुल थ्योरी, वन लाइनर्स, MCQs, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। और यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी चीज़ का पता करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें क्वेश्चन आएंगे, इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।